रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब है? जो कोल है, नॉट सोल, जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, ठीक है, इनको बनने में ना सालों हजार साल लग जाते हैं। अब आप खुद सोचो, हमारा जो खूबसूरत सा अर्थ है, जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, है ना, ऐसा ही दिखता है हमारा अर्थ, हरा भरा, ठीक है, वो जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो हमारे नेचर में कौन सी गैस को मेंटेन करने में हेल्प करता है? बढ़ी जाते हैं, है ना। आप बोलोगे मैम नहीं कराओ क्वेश्चन, बट मुझे तो क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इस बार अपने एग्जाम में लाने हैं फुल में से फुल मार्क्स, ठीक है। क्या आप तैयार हो, है, अपने एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए? हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं नेचर्स ट्रीजर। सो ये ऑलमोस्ट हमारा एंड वाला पार्ट आ चुका है ना, जहां पे हम इसके आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। एंड अगेन आज की क्लास में भी हमारे पास टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड आउट ऑफ 25 आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ओके, सो आई विश कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना, एंड मेरी साथ ही साथ आवाज भी क्लियर होगी, ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्रॉपर होंगी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और पीछे कितना प्यारा देखो सारी चीजें हैं, एंड बेसिकली हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है ना। जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो सॉइल है, वाटर है, ये सारे हमारे लिए क्या होते हैं? ये हमारे लिए खजाने हैं, है ना। ये हमारे लिए क्या बेटा? खजाने हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? यस, पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स? कौन सा यहाँ पे रीन्यूएबल रिसोर्स है? नाउ रीन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब है? जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि वापस से बना सकते हैं, वापस से उसको यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारे ऑप्शंस है कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। कौन सी इसमें से ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है? फटाफट से बता देंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1? देखो, जो कोल है, नॉट सोल, जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, ठीक है, इनको बनने में ना सालों हजार साल लग जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि आपने एक बार कोल, पेट्रोलियम ये सब खर्च कर दिया, अब क्या आप 1000 साल तक वेट करेंगे कि दोबारा से ये बनेगा और फिर हम उसको यूज करेंगे? तब तो हम रहेंगे ही नहीं ना इसको यूज करने के लिए। यस, रहेंगे नहीं, रहेंगे तब हम नहीं रह पाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी, यानी कि सोलर एनर्जी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाएं अब हम। चलो भाई, सो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा what percentage, है ना, what percentage of earth surface is covered by water? हमारा जो खूबसूरत सा अर्थ है, जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, है ना, ऐसा ही दिखता है हमारा अर्थ, हरा भरा, ठीक है, ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है ना, उसमें कितना, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट परसेंट अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? हमारा जो अर्थ है वो कितना वाटर से कवर्ड है? 50%, 61%, 71% या फिर 81%? बता दो। देखो, टोटल 100% इज आवर अर्थ, जिसमें से बता दिया आंसर, अब मैं बता दूं, ओके, जिसमें से 71% हमारा पानी है एंड बाकी की बचे हुए 29% हमारी जमीन है, हमारा लैंड है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अबाउट 71%। क्या हो जाएगा? अबाउट 71%। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is which layer of soil is rich in humus and nutrients? Soil की कौन सी लेयर, ठीक है, कौन सी लेयर है यहाँ पे soil की which is rich in humus and nutrients, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है? टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक या फिर ग्रेवल? कौन सा हो जाएगा? ये तो सोच के देखो, आपको बताना पड़ेगा। यस, विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यहाँ पे ना मैंने आपके लिए क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है? देखो, सॉइल की सारी लेयर है, सॉइल की सारी लेयर है, हाँ
दिख रहा है? इतनी दूर से नहीं दिखेगा ना, आप जूम भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो जितना भी ह्यूमस है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, टॉप सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, प्लांट वहीं पे ग्रो करते हैं। तो जितने भी प्लांट से भी न्यूट्रिशन मिलते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट से भी न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो सबके सब टॉप सॉइल पे ही रह जाते हैं। सो टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ विच गैसेस इन नेचर। तो जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो हमारे नेचर में कौन से गैस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, कौन से गैस को मेंटेन करने में हेल्प करता है? एंड हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, थर्ड वन इज नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सी, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस रिलीज करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम कर लेता है बेटा? प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसका बैलेंस हो रहा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हो रहा है, ठीक है, किसका बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बता दो। हाँ, पता है ना कैसे आंसर बताना है, यूं चुटकी बजा के आप आंसर बता सकते हो इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्या बोलते हो? बढ़ ही जाते हैं, है ना। आप बोलोगे मैम नहीं कराओ क्वेश्चन, बट मुझे तो क्वेश्चन कराने पड़ेंगे क्योंकि हमें इस बार अपने एग्जाम में लाने हैं फुल में से फुल मार्क्स, ठीक है। क्या आप तैयार हो हैं अपने एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए? डोंट वरी, देखो जितने भी आपके बड़े बड़े से चैप्टर हैं उन सब को मैं आपको समराइज करके भी बताऊंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आपके एग्जाम में 2 मार्कर 3 मार्कर जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं उन सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उन सारे टाइप के क्वेश्चंस बेटा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है? एनी आइडिया? पेट्रोलियम का यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएगा, यानी कि किससे मिल के पेट्रोलियम यहाँ पे बनाया गया है? तो एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया? हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मेटल। हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मेटल, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Which option is correct for question number 5? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सो पेट्रोलियम में कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाता है बेटा हाइड्रोकार्बन। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which of these resources is obtained from forest? फॉरेस्ट से हम कौन कौन से यहाँ पे रिसोर्सेस को ऑब्टेन करते हैं? वन इज टिम्बर, सेकेंड वन इज मेडिसिन, थर्ड इज रबर एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस। भाई सारी की सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिल जाती है ना। फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है? क्या है? घर है। ऑफ कोर्स हमारे लिए, बहुत सारे जानवरों के लिए घर है, ठीक है। हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, टिम्बर, मेडिसिन, रबर, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे फॉरेस्ट से मिल जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, बढ़े आगे। यस मैम, बढ़ जाते हैं। सो बढ़ जाते हैं आगे हम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज which of the following help in preventing soil erosion?
कौन सी चीज यहाँ पे सॉइल इरोजन होने से बचाती है? ठीक है, कौन सी चीज यहाँ पे सॉइल इरोजन होने से बचाती है? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग या फिर माइनिंग? क्या होते हैं इन सब का मतलब? देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में पेड़ को काटने लग जाते हैं तब उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हम पेड़ को लगाने लग जाते हैं तो उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, ओवरग्रेजिंग क्या होता है? जैसे कि पेड़ को काट देना है, फिर जो गाय वाय होती है, गाय है, बैल है, बकरियां हैं, तो वो सब क्या करती है? खाती रहती है उन पेड़ पौधों को, है ना, या फिर पूरा ही जड़ से उनको उखाड़ देना, हटा देना। ठीक, दैट इज माइनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉइल को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें फॉरेस्ट को प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती है किसकी? प्लांट की, सॉइल उनको बहुत तेजी से ऐसे हक करके रखता है ना, उसको अपने पास रखता है, तो जिसकी वजह से सॉइल इधर उधर मूव नहीं करते, उनका पूरा अटेंशन कहाँ पे होता है? पेड़ की जड़ों के पास होता है। ठीक है, तो उससे वो इरोज होने से बच जाते हैं। तेज आंधी आएगी, हवा आएगा, पानी आएगा, लेकिन सॉइल क्या करेंगे? वो बहुत तेजी से पेड़ की जड़ों को पकड़ के रखेंगे और ऑफ कोर्स उनकी आइडेंटिटी फिर लूज नहीं होगी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, एफॉरेस्टेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एफॉरेस्टेशन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? आप। यस, कौन जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? आप ही जिम्मेदार है भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हाँ मैम, हम कैसे हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो पढ़ाई भी नहीं करते, है ना, इसीलिए आप ही हो। पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है। ऑक्सीजन इंक्रीज होने की वजह से, कार्बन डाई इंक्रीज होने की वजह से, नाइट्रोजन इंक्रीज होने की वजह से, या फिर आर्गन इंक्रीज होने की वजह से? किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है बेटा? देखो, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और अगर उसी क्वांटिटी में हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने घर में, अपने घर के आसपास, ठीक है, हर जगह, ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। Okay, now the next question number 9. So, which practice help in the conservation of water? किसमें हम पानी को कंजर्व करते हैं भाई? Yes, किसमें हम पानी को कंजर्व करते हैं? Leaving tap open, भाई नल को खोल के रख दो सीधा सीधा, हमारा पानी बच गया, ऐसा कुछ है क्या? या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो। ठीक है, रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करेंगे? बारिश का पानी हमने कलेक्ट कर लिया एक बड़ी सी टंकी में अंडरग्राउंड में, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर को वेस्ट कर दो तो वाटर बच जाएगा। और एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई कर दो तो पौधे भी खराब होंगे और पानी भी खराब हो जाएगा, है ना। तो पानी को कैसे बचाया जा सकता है? पी के नहीं, एक्चुअली उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम? उसको स्टोर करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करेंगे, तो इससे हमारा पानी कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? सो इसका आंसर क्या है? फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या हो जाएगा? हम पानी को कंजर्व कर लेंगे, पानी को बचा लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच रॉक इज नोन एज बिल्डिंग स्टोन? यस, कौन सा रॉक यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन की तरह काम करता है? अब देखो, इसका आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा, जल्दी बता दो। इतने सारे ऑप्शंस मैंने, नॉट ऑप्शंस, इतने सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हैं। अब आप देखो इसका आंसर मुझे बता सकते हो? यस, कोल होगा कि ग्रेनाइट होगा कि ग्रेफाइट होगा कि पेट्रोलियम होगा? कौन सा इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? यस, लिख दिया आपने कमेंट में, जल्दी बता दो, लिखा कि नहीं लिखा? मैं मान रही हूं कि आपने लिख दिया है क्योंकि आप बोल रहे हो। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच रॉक इज नोन एज द बिल्डिंग स्टोन? तो यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन के लिए कौन से रॉक का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट इज ड्यूरेबल, बहुत लंबा चलने वाला एक स्टोन है जिसको हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं।
क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आई है? बोल दो यस मैम, आपकी इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। एंड क्या बताया मैंने? इसका आंसर ग्रेनाइट बताया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। Which of these activities can reduce water wastage? कौन सी एक्टिविटी की वजह से वाटर वेस्ट रिड्यूस हो जाता है ना। कौन सी एक्टिविटी की वजह से वाटर वेस्ट जो है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है? लिविंग टैप ओपन, पानी खुला छोड़ दो, नहीं होगा। वाटरिंग प्लांट इन द इवनिंग, ठीक है, पौधों को पानी देना इज वेरी गुड, है ना, कर देते हैं। वॉशिंग कार विद रनिंग वाटर, बिल्कुल भी नहीं, बाल्टी में पानी भरो, कपड़ा डुबाओ और फिर कार को साफ करो, है ना। यूज एक्सेसिव वाटर वाइल बाथिंग, जरूरत नहीं है नहाने की, है ना, बहुत ठंड है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नहाने की आपको, है ना। तो पानी भी तो बचेगा, ये भी तो सोचो ना, है। कहीं बोलो कि मैम क्यों, अपनी मम्मी को बोलोगे ना, आपकी मम्मी मैम बोली थी कि नहाना नहीं है क्योंकि बहुत ठंड है। पानी वेस्ट करके नहीं नहाना है, ठीक है। बाल्टी में पानी लो, ठीक है, मग लो और 4 मग डाल लो, ठीक है। फिर फटाफट से बॉडी वॉश या फिर साबुन जो भी आप यूज करते हो, जल्दी 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 लगाया, फिर 4 मग आपने पानी डाल दिया, खत्म कहानी, है ना। अब आप आधे घंटे तक पहले आपने शार चला लिया, शार के नीचे खड़े होके पता नहीं किसके बारे में बस सोचे जा रहे, ये तो पानी का वेस्ट है, आपके टाइम का भी वेस्ट है, ठंड ऊपर से लग रही है, तो ऐसा नहीं नहाना है ना। इस ऐसे नहाने के लिए मैंने मना किया था, ठीक है। गलत सेंस में नहीं लेना कि हम एक हफ्ते तक नहीं नहा रहे क्योंकि मैम ने बोल दिया, अरे भाई नहा लो, ठीक है। चलो, यूज एक्सेसिव वाटर वाइल बाथिंग, तो ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पौधों को पानी देना इज गुड, तो यहां पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज वाटरिंग प्लांट इन द इवनिंग, ठीक है। पौधों को पानी दो, दैट इज गुड, ठीक है, वो आपको फल देंगे, है ना। तुम हमें पानी दो, हम तुम्हें फल देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, नहीं नॉट 13, 12। विच ऑफ दीज इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? किसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है? मेजर कॉज कौन है यहाँ पे एयर पोल्यूशन का? अगेन हम सभी है ना। प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग बाइसिकल, बर्निंग फॉसिल फ्यूल या फिर रिसाइकलिंग वेस्ट। तो जो भी हम अपने आसपास फॉसिल फ्यूल को वेस्ट करते हैं, चाहे कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब के सब जब हम बर्न करते हैं तो इट कॉज पोल्यूशन, है ना, ये पोल्यूशन कॉज करता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which layer of the atmosphere protect us from the sun's harmful rays? आप सबको पता है कि सन से कितनी खतरनाक रेज आती है, पता है कि नहीं पता है? सन से बहुत ज्यादा खतरनाक रेज आती है जिसको हम यूवी रेडिएशंस कहते हैं, है ना। इसके लिए हमको कौन बचाता है? आई नो कि आप क्या आंसर करने वाले हो, पता है मुझे, क्या बोलोगे कि मैम ये सब तो हमको नहीं पता, लेकिन सन की जो रेज आती है ना, हम ना अपनी मम्मी का ना सनस्क्रीन लगा लेते हैं, ठीक है, हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं और हम बच जाते हैं। हाँ बेटा, सनस्क्रीन लगाने से आप बच जाओगे, ठीक है, सनस्क्रीन लगाने से आप डेफिनेटली बच जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करने, यहाँ पे आपका सनस्क्रीन नहीं दे रखा है, ठीक है, कि हमने तो भाई सनस्क्रीन लगा लिया, बात खत्म। धूप चाहे कितनी भी तेज आए, कितनी भी खतरनाक रेडिएशन आए, हमको क्या करना है, हमने तो खुद को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर ले, करे कि नहीं करे? चलो, which layer of the atmosphere protect us from sun's harmful rays? तो कौन सी लेयर है जिससे सन की हार्मफुल रेज हम तक आने से बच जाती है? ट्रोपोस्फीयर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर मीसोस्फीयर? कौन है कौन है कौन है? इट्स ओजोन लेयर, एक लेयर है, ठीक है, और जिसके अंदर हमारा जो सन का जो हार्मफुल रेज है वो नहीं आ पाता है। लेकिन दुख की बात पता ही क्या है कि उस ओजोन लेयर में भी होल हो गया है ना, और जैसे जैसे वो होल बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे सन की रेज हम तक आ जाएंगी, और अगर वो सन की रेज हम तक आई तो आपका सनस्क्रीन भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, वो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी कॉज कर सकता है, ठीक है, इतनी खतरनाक है वो रेज। ओके, सो ओजोन लेयर को थैंक यू बोल देना, है ना, इतने सालों से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज अ यूज ऑफ फॉरेस्ट? ठीक है, फॉरेस्ट का कौन सा यूज है यहाँ पे? फॉरेस्ट जो है वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोड होने से बचाता है, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एनिमल, भाई बहुत सारे जानवरों का घर है,
है ना, सारी की सारी चीजें ही फॉरेस्ट करता है, राइट, सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट यहां पे करता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वाटर पोल्यूशन. यस, किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, जल्दी बता दो. वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? प्लांटिंग ट्रीज, कि हमने बहुत सारे पौधे उगा दिए तो भाई वाटर पोल्यूशन हो जाएगा. थ्रोइंग गार्बेज इन रिवर, रिवर्स में हम गार्बेज कूड़ा कबाड़ा फेंक रहे हैं तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा. यूजिंग लेस वाटर, हम कम से कम पानी यूज करेंगे तो एयर वाटर पोल्यूशन हो जाएगा. या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से. देखो पोल्यूशन कब होता है? जब कुछ कंटामिनेशन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, अच्छे पानी में. तो जब हम रिवर में कचरा कबाड़ा कूड़ा ये सब फेंकेंगे तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है, रिवर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी, है ना. तो जिससे पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, हम उस पानी को पी नहीं पाएंगे, ठीक है, उससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 15, throwing garbage in river is the correct answer for this question. ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट. ठीक है, कौन सा यहाँ पे बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है वेस्ट को रिड्यूस करने का. ठीक, थ्रोइंग गार्बेज इन रिवर, भाई रिवर के अंदर कूड़ा कबाड़ा जैसे फेंक रहे थे वैसे फेंकते जाओ, ठीक है. यूज प्लास्टिक बैग, आपको पता है कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक है, फिर भी आप सब्जियां लाने जब जाते हो तो आप शॉपकीपर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको प्लास्टिक की थैली में ही सामान दे, यही करते हो ना. और जब वो कहता है कि भाई अपना थैला लेकर आओ, आप क्या बोलते हो? भैया दे दो ना, रखा तो है. बट दिस इज क्या हो जाएगा, ये इलीगल है ना, ये तो क्योंकि बैन हो चुका था प्लास्टिक, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं वो प्लास्टिक की पिन्नियां. क्योंकि मुझे याद है, देख जैसे कि अभी मार्केट से अगर शाम को सब्जियां आती हैं तो शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, उन्हीं प्लास्टिक वाली थैली में जो कि कभी डिग्रेड नहीं होती है, उन थैलियों में सब्जी देना शुरू करते हैं. फिर से बीच में बैन हो गया था, सबने मना कर दिया, बट पता नहीं कैसे फिर से वो अपने आप ही अनबैन हो गया, अपने आप ही सारे काम हो गए. और अभी भी उन्हीं प्लास्टिक में सब्जियां बिकती हैं, विच इज वेरी डेंजरस. ठीक है, तो कोशिश क्या करनी होती कि भाई अपना थैला लेके जाओ, है ना. और जो भी आपको सब्जी लेनी, सीधा थैला खोलो, सब्जी ले लो. या फिर आपको अगर अलग अलग करना है तो पेपर वाला जो बैग आता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह जो बैग होता है, ठीक है, कैरी बैग, आप वो कैरी कर सकते हो, है ना. छोटे छोटे आते हैं ना थैले, आप छोटे छोटे थैले लेके चले जाओ, एक बड़ा सा थैला लेके चले जाओ, ठीक है, ताकि आपको अगर ऐसा है कि सब्जियां मिक्स हो जाएंगी, ये है वो है, तो आप अपने लिए कर सकते हो ना. लेकिन अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा करो, तो कौन बताएगा? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? ताकि आप इनिशिएट करो, ठीक है. आप करोगे ना इनिशिएट? बता दो जल्दी, प्रॉमिस करो कि यस मैम हम इनिशिएट करेंगे, हम अपनी अर्थ के लिए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारा घर है, हमको यहीं पे रहना है, अर्थ से बाहर तो हम नहीं चले जाएंगे ना अभी, ठीक है. तो उसको क्लीन रखने का, उसको साफ रखने का किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है. तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी है ना. तो कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा? कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? प्रैक्टिसिंग 3 R's, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या फिर बर्निंग वेस्ट मटेरियल. तो वेस्ट कोई चीज अगर हो रही है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है? उसको क्या कर लो, उसको बार बार रीयूज कर लो, उसको रिसाइकल कर दो, है ना, उसको रिड्यूस कर दो. जैसे कि आप देखोगे कि अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं ना, बढ़िया सा एग्जाम्पल है. जैसे कि मान लो आपकी कोई फेवरेट सी शर्ट है, आप खरीद के लेकर आए, आपने उसको पहना 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है, आपके में छोटी हो गई. अब आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, तो वो शर्ट किसको मिल जाती है? उसको मिल जाती है. फिर उसने भी आराम से मस्त 1-2 साल पहना, अब उससे छोटा कोई नहीं है, ठीक है. तो या तो वो हम किसी को दे देंगे तो फिर वो कोई और यूज कर लेगा, या तो क्या करते हैं उसको, ठीक है अब कोई नहीं पहन रहा ना, लाओ ये टेबल साफ कर देते हैं, ठीक है, लाओ किचन में रख देते हैं, अगर कुछ भी चीज स्लैब पे कुछ गिर जाएगा तो उससे हम कपड़े से साफ कर देंगे, ऐसा ही होता है. सो ये हमने क्या किया, उसको रीयूज कर लिया, है ना. वो जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं फेंकेगा, ऐसा ही होता है.
यस तो कितना अच्छा तरीका है वो रीयूज करने का। आप क्या करते हो, नहीं नहीं अभी हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि ये ट्रेंड में नहीं है, अभी तो हमने इसको ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था, मैं भी ऐसे कपड़े लूंगा, है ना। सो दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। फिर आप क्या करते हो, कुछ टाइम के बाद वो ट्रेंड खत्म हो जाता है एंड आप वो कपड़े पहनना बंद कर देते हो, आपकी अलमारियां भर जाती हैं पर ढंग के कपड़े नहीं होते, फिर कहीं जाना होता है फिर मम्मी से मार खानी होती है, ठीक है। तो ये सब तो वेस्ट है भाई। तो जो भी है आपके पास उनको रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, ठीक है। सो ये बेस्ट वे है टू रिड्यूस वेस्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, which type of energy is obtained from following water। ठीक है, which type of energy is obtained from following water। कौन से टाइप की एनर्जी ऑब्टेन की जाती है हमको, कौन सी टाइप की एनर्जी हमें मिलती है वाटर से। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो जाएगी बेटा, सो इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। हाइड्रो मींस वाटर, वाटर से हम क्या बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, which of the following human activities cause लैंड डिग्रेडेशन। कौन से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सेसिव माइनिंग, यूजिंग सोलर पैनल, प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज गुड, लेकिन हम माइनिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो क्या होगा, जमीन जो है वो खोखली हो जाएगी, है ना। ऊपर से तो हमको जमीन दिखेगी बट नीचे से सब खोखला होगा, तो जब जमीन पे प्रेशर पड़ेगा ना तो पूरी की पूरी जगह ही, पूरी की पूरी लैंड ही स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, और ये किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव माइनिंग की वजह से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपकू मूवमेंट। यू नो ना कि चिपकू मूवमेंट क्या होता है। जब पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, पेड़ को ऐसे जाके हग कर लिया, दैट इज कॉल्ड चिपकू मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, to ignore the community in forest conservation effort, to cut down forest trees for development activities, to involve the community in forest conservation effort, to give government agencies the unquestionable right to the order destructions of the trees in the forest। तो जल्दी बता दो चिपकू मूवमेंट क्या मैसेज देता है हमको। अभी मैंने इतनी सारी चीजें बता दी है, अब आप मुझे बता दोगे जल्दी जल्दी जल्दी, चिपकू मूवमेंट क्या मैसेज देता है हमको। इतनी सारी चीजें बताई हैं, जल्दी 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 बता देंगे बेटा क्या मैसेज देता है हमको। ये अवेयरनेस फैलाता है, पहली चीज, है ना। क्या करता है बेटा, ये अवेयरनेस फैलाता है ना। और साथ ही साथ और क्या कह रहे हैं, इग्नोर द कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट नहीं, टू कट डाउन फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, or to give the government agencies the unquestionable right to order destructions of the trees in forest। yes, ये क्या बताता है भाई कि किसी को भी पेड़ काटने का हक नहीं है। क्या नहीं है बेटा, किसी को भी पेड़ काटने का हक है क्या, नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बता दो, सी ऑप्शन हो जाएगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा। जब किसी को भी पेड़ काटने का हक नहीं है, पेड़ बचाने का तो है, पेड़ को कंजर्व करने के लिए एफर्ट किया गया था, इसी वजह से जितनी भी लेडीज थी उन्होंने क्या किया, और जितने भी लोग थे बेसिकली उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को जाके से पकड़ लिया। ये चीज आप एसएसटी में पढ़ते हो, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following has no fossil fuel। किसमें कोई सा भी फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है। विंड, वुड एंड सन, wind, ocean and coal, petroleum, wood and sun, kerosene, wind and tide। yes, for question number 20, किसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं है। किसमें बेटा कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं है, has no fossil fuel। क्या होता है फॉसिल फ्यूल, यस, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो किसमें फॉसिल फ्यूल नहीं है, देखो इसमें भी कोल आ रहा है, इसमें पेट्रोलियम आ रहा है, इसमें केरोसिन आ रहा है, तो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है। बट विंड, वुड एंड सन, विंड, वुड एंड सन हैज नो फॉसिल फ्यूल, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन।
मार्च, जुलाई, अप्रैल एंड अगस्त। यस, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव के तो बहुत सारे पोस्टर भी लगते हैं, है ना, एंड बहुत अच्छा एग्जीबिशन भी होता है। कब मनाया जाता है बेटा? ये मनाया जाता है जुलाई में। कब मनाया जाता है? जुलाई में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. Which of the following is an example of renewable natural resources? कौन सा यहाँ पे renewable natural resources का एग्जाम्पल है? जल्दी बता दो, कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? फॉरेस्ट, वाटर, एयर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा? इट इज ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23rd. The most appropriate definition of a natural resources is that it is a substance, commodity that is, ठीक है, present only in the forest. Natural resources, man-made substance placed in nature, a gift of nature which is very useful to mankind, present only on land. Yes, the most appropriate definition of natural resources. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन यहां पे क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नेचुरल रिसोर्सेज इज अ गिफ्ट, है ना, ये हमारे लिए गिफ्ट है। ठीक है, ये किसके लिए गिफ्ट है बेटा? ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए गिफ्ट है। ठीक है, अभी देखो सेंटा जी आएंगे, गिफ्ट देके जाएंगे, है ना, आएंगे नहीं आएंगे? तकिए के नीचे विश रखते हो नहीं रखते हो? हाँ, इस बार रख देना, ठीक है। एंड सेंटा क्लॉज जो है वो आपकी सारी की सारे विशेस को पूरा कर देंगे। नाउ A gift of nature which is very useful to mankind. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से गिफ्ट है बेटा? वाटर है, ठीक है, एयर है, सन है, सॉइल है, ये सारे के सारे हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, which is very 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 useful to us. So for question number 23rd option C हमारा करेक्ट हो जाएगा। Next question is question 24th. Which one of the following is an inexhaustible natural resources? कौन सा यहाँ पे inexhaustible natural resource है ना? inexhaustible natural resource जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, inexhaust नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट। फॉरेस्ट है, कोल है, वाटर है एंड पेट्रोलियम है। जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? सो इट इज, देखो लगने में लगता नहीं है, दिखने में लगता नहीं है ना, कि वाटर होगा, बट वाटर है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। आपने देखा था ना कि 70% तक बेसिकली पानी ही पानी है हमारे पूरे अर्थ में, बाकी 30% लैंड है। तो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा पानी पीने वाला ही कह रहे हैं, पीने वाला पानी इज लेस देन 1%, ठीक है, लेकिन ओवरऑल वाटर इज 100, नॉट 100, अप्रोक्सीमेटली 70%। ठीक है, तो ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। Now, the last question of today's class is air contain dash oxygen. Air contain dash oxygen. Air में कितना % ऑक्सीजन होता है? Yes, एयर में कितना % ऑक्सीजन होता है? तो बेटा एयर में टोटल 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। एंड अब आपको कमेंट करके बताना है कि यस, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। एंड जितने भी केबी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल मैसेज है ना, तो अभी कुछ टाइम के बाद उनके लिए एक पोस्ट आ जाएगा, ठीक है, जिनमें हम स्पेशली केबी वाले बच्चों के लिए क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे स्कूल में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी एक वैसी ही क्लास कंडक्ट कर दें। ओके, सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।